बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या चीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में एड्स स्पेसिफिकली क्या चीज़ है, और इस एड्स को रोकने के लिए एनआईसीपी और एनजीओज क्या कर रही हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की तरफ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या चीज है? जिस तरह के नाम से जाहिर है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसी बीमारी जो कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में मुंतकिल हो सकती है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो उस तरह की डिजीज को हम क्या कहेंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहेंगे। ठीक है। आल्सो नोन एज एसटीआईज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये इन्फेक्शन है जो एक बंदे से दूसरे बंदे में सेक्सुअली ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, और ये किस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज है? ये वायरल भी है, और मतलब नॉर्मली मैं एड्स की मिसाल नहीं ले रहा, एड्स वायरल डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो बैक्टीरियल भी हो सकती है और वो वायरल भी हो सकती है। शर्त ये है कि अगर ये बीमारी एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर हो सकती है, थ्रू मतलब सेक्सुअली ट्रांसफर हो सकती है, तो इसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहेंगे। चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो। इसको हम एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एसटीआईज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दोनों कह सकते हैं। ये बात हो गई क्लियर। अब आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के बाद एड्स की तरफ। ठीक है, ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ऊपर। अब एड्स जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो एड्स बेसिकली क्या चीज है? एड्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, जो कि एचआईवी के जरिए जो है वो एक बंदे से मतलब एचआईवी के थ्रू ट्रांसफर होती है। एचआईवी क्या चीज है? एचआईवी वायरस है एक, ठीक है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ये इसका नाम है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या चीज है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जो कि ये बीमारी फैलाता है। इसके जरिए एड्स की बीमारी फैलती है। अगर ये वायरस किसी की बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये जो बीमारी काज करता है उसको हम एड्स कहते हैं, जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये एचआईवी की वजह से होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। अब आते हैं एड्स की तरफ। क्या होता है कि एचआईवी जो है वो बॉडी के अंदर चला जाता है, और बॉडी के अंदर जाने के बाद ये वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करता है। अब वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? वो आपकी इम्यूनिटी को जो है वो बरकरार रखते हैं। आपके जिस्म के अंदर कोई जरासीम आते हैं और आपके जिस्म के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि जरासीम के साथ फाइट करते हैं आपको बचाने के लिए। तो ये क्या करता है? ये उन्हीं के ऊपर जो है वो अटैक कर लेता है। ठीक है। मतलब जिस तरह के एक मुल्क की दिफा के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है, ठीक है, तो अगर कोई आके आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के ऊपर अटैक कर लेता है, उनको कमजोर बना देता है, तो ये इस तरह की कोई कंडीशन है। ठीक है। तो ये बॉडी के किसी और सेल्स के ऊपर अटैक नहीं करता, बल्कि ये इम्यून सेल्स के ऊपर अटैक करता है, वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। ठीक है। कौन से वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करता है ये आगे क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फिर क्या होता है? जब वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक कर लेता है तो वाइट ब्लड सेल्स हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। जब वाइट ब्लड सेल्स हमारे कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारी जो दिफा है वो फिर नहीं हो सकती। हमारा सिस्टम वीक हो जाता है, जो हमारा डिफेंस का सिस्टम है वो वीक हो जाता है। ठीक है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो कि हमारे जिस्म की दिफा करता है वो वीक हो जाता है। कोई बाहर से आके हमारे मतलब किसी मुल्क के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऊपर हमला कर देता है, जो कि डिफेंस के लिए होते हैं। अगर वो लोग कमज़ोर हो जाएंगे तो मुल्क की दिफा कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। इसी तरह अगर बॉडी के ऊपर कोई जरासीम अटैक करता है और वो पार्टिकुलरली आपके दिफाई सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, तो आपका दिफा का सिस्टम तो गया, तो आप कमज़ोर पड़ गए।
ठीक है। फिर कोई भी कमज़ोर बंदा आके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सेम उसी तरह ये बीमारी है। आप लोग ये मिसाल लाजमी जहन में याद रखें। जब आपकी दिफा कमज़ोर हो जाती है तो कोई भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है, फिर कमज़ोर बंदा भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इम्यूनिटी क्या चीज़ है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बता दूं। इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो कि हमें बाय बर्थ मिलती है वालिदैन से, और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर डेवलप होती है। तो ये HIV क्या करता है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऊपर अटैक कर देता है। HIV कॉजेज डिफिशिएंसी ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो वक्त के साथ साथ डेवलप होती है, तो आपकी वो वाली इम्यूनिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी क्या आ जाती है, आपको डिफिशिएंसी आ जाती है। इस वजह से इस बीमारी को एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें उसकी डिफिशिएंसी आ जाती है, और उसके बाद फिर जिस्म के ऊपर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। मतलब काफ़ी सारे बंदों के अंदर अगर ये बीमारी पाई जाए तो मतलब जो उसके सिम्टम्स होंगे वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते रहेंगे, और बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होंगे इसके। इस वजह से इसको फिर सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है। तो एक बीमारी की कंडीशन आ गई। अब ये जब बीमारी इंसान को लग जाती है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह पता चलता है कि ये बीमारी इंसान को लगी हुई है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट में होता है ना, जो 6 हफ्ते और इस तरह का जो पहले पहले शुरू का टाइम होता है, इसमें क्या हो जाता है, फ्लू, जुकाम थोड़ा सा शुरू हो जाता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद बुखार आना शुरू हो जाता है, हल्का हल्का सा बुखार, और उसके बाद फिर जिस्म के ऊपर रेड कलर के रेशेज आना शुरू हो जाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा, जो लिम्फ नोड्स होते हैं जो इधर होते हैं, जो आर्मपिट्स के नीचे होते हैं, जो ग्रोइन एरियाज में होते हैं, वो स्वेलन हो जाएंगे, वो सूज जाएंगे। तो ये इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं। फिर ये सिम्टम्स थोड़े थोड़े से डाउन हो जाएंगे, और फिर लंबे अरसे तक एसिम्टोमेटिक सा रहेगा सिस्टम। फिर लास्ट पे जाके जब ये फुली आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देगा तो ये एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब फिर जो है हमारा पास लास्ट स्टेज शुरू हो जाता है। 3 स्टेजेस है इसके। तो जो लास्ट स्टेज हमारे पास फिर शुरू हो जाता है, तो लास्ट स्टेज में फिर हमारे जिस्म के ऊपर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो है वो हमला कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी लेने वाले इन्फेक्शन जो होते हैं, कुछ इन्फेक्शन, कुछ जरासीम कमज़ोर होते हैं जो कि हमारे जिस्म के ऊपर हमला तो करते हैं, लेकिन हमारा जिस्म इतना स्ट्रांग होता है कि उसको हमला करने से रोक देते हैं। लेकिन जब एड्स हमारी इम्यूनिटी को कंप्लीटली डाउन कर देता है, तो फिर वो वाले जरासीम जो कि कमज़ोर थे पहले, वो हमारे ऊपर जो है वो अटैक करेंगे और हमारे जिस्म को ख़राब कर देंगे, बीमार कर देंगे। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे, जिसमें पल्मोनरी टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है जो लंग्स को लगती है, टीबी, पल्मोनरी टीबी, और इस तरह के रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार आपको इन्फेक्शन होना, बार बार गला खराब होना, बार बार छोटे छोटे से इन्फेक्शन बार बार हो जाना। ठीक है। तो पता चल जाता है कि इस बंदे को एड्स है, और इवेंचुअली फिर डेथ काज हो जाती है इससे। ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरह फैलता है, ये जो एड्स है ये फैलता किस तरह है, एक बंदे से दूसरे बंदे में किस तरह फैलता है। तो अनसेफ सेक्स के मतलब जो अनसेफ सेक्स होता है, जो मतलब मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं कुछ लोग, मतलब ज़्यादातर जो जिन माशरे में रूल्स सख्त नहीं होते, जिसमें कानून कोई नहीं होता, तो उसमें लोग मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, एक से ज़ायद जो है वो लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं। तो इसमें फिर ये होता है कि इस बीमारी के फैलने का ज़्यादा ख़तरा होता है। और आप लोग याद रखें कि 75% केसेस थ्रू अनसेफ सेक्स जो है वो होती हैं। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक बंदे से दूसरे में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है और एक बंदे को जो है वो एड्स है, तो जिस बंदे से ब्लड लिया जा रहा है और उसको एड्स है, तो ब्लड के थ्रू उस बंदे से दूसरे बंदे में एड्स चला जाता है। और कंटामिनेटेड नीडल्स, मतलब जो हेल्थ केयर हमारी फैसिलिटीज़ होते हैं, जो हॉस्पिटल में लोग होते हैं, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, अगर वो लोग बेहतियाती करें और वो लोग जो है इन चीज़ में एहतियात ना बरते, तो वो लोग क्या करते हैं
कि अगर वो कोई नीडल यूज़ कर रहे हैं और एक नीडल से किसी एक बंदे को इंजेक्शन लगाया हुआ है और उस बंदे को बीमारी है और उसी नीडल से आपको इंजेक्शन लगा दे तो बीमारी फैल सकती है। ठीक है, फैलेगी, मस्ट ज़रूर फैलेगी, बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक है और ये कंटामिनेटेड नीडल्स के थ्रू होती है। अच्छा, शेव हम करते हैं, हुजाम की दुकान पे जाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, हम शेव करते हैं, वो जो ब्लेड यूज़ कर रहे हैं ऐसा ना हो कि एक बंदे की शेव उससे की हुई और दूसरे बंदे की भी साथ में उसी ब्लेड के से जो है वो उसकी भी शेव की जाए। ठीक है, तो डिस्पोजेबल रेजर जो है वो यूज़ करने चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास क्या चीज़ है, मदर टू चाइल्ड, मतलब माँ से बच्चे के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और वो किस तरीके से, या तो बर्थ, मतलब एक माँ को एड्स है तो उसके अंदर एक बच्चा परवरिश कर रहा है तो मदर से जो है वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। और हाँ, जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसके बाद अगर माँ को एड्स लगता है तो जब वो माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी जो है वो एड्स ट्रांसफ़र हो सकता है। और साथ में मतलब जितने फ्लूइड है उसके थ्रू ये ट्रांसफ़र हो सकता है, जिस तरह के ब्लड है, ब्लड के साथ आपका किसी तरह भी कांटेक्ट आ जाए, स्पर्म है, ठीक है, मतलब जो मेल गिमीट्स जो हमारे पास होते हैं, जो स्पर्म होता है, सीमन होता है, जो मेल और फीमेल के गिमीट्स होते हैं, एक को स्पर्म और एक को एग कहा जाता है। तो जो मेल गिमीट है, जो स्पर्म होता है, जो सीमन होता है, वो अगर मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है और उसमें अगर मेल को एड्स है तो स्पर्म के थ्रू मेल से एड्स ट्रांसफ़र होकर फीमेल में चला जाता है। ठीक है, और फीमेल का जो वेजाइनल फ्लूइड होता है, अगर उसमें अगर फीमेल को एड्स है तो वेजाइनल फ्लूइड के थ्रू मेल के अंदर भी ये ट्रांसफर हो सकता है अगर मेल उसके साथ मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा हमारे पास क्या है, वेजाइनल फ्लूइड हो गया, और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी ये ट्रांसफर हो सकते हैं। हाँ, एक बात आप लाजमी याद रखें कि एड्स जो है वो हाथ में लाने से ट्रांसफर नहीं हो सकता, और हाँ, सलाइवा के थ्रू भी ये ट्रांसफर नहीं होता। तो ये बातें आप लोग लाजमी याद रखें। ठीक है, अब कुछ इंफॉर्मेशन और जो एनजीओज का काम है, केसेस जो है 42 मिलियन वर्ल्ड वाइड केसेस है एड्स के, 3 मिलियन लोग हर साल एड्स से मरते हैं, 2.5 मिलियन नए केसेस आते हैं, और कुछ हमारे पास 2015 की कुछ रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक 97,400 केसेस सिर्फ पाकिस्तान में है, एड्स के बीमार मौजूद है। ठीक है, अच्छा, रोल ऑफ एनएसीपी एंड एनजीओज। एनएसीपी क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। वो क्या कर रही है, एक सरकारी इदारा है जो कि लोगों को एजुकेट कर रहा है, उनके लिए ऑर्गेनाइज करता है इवेंट्स को, मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है जिसमें लोगों को ये बताया जाता है कि ये बीमारी ख़तरनाक है, ये इन तरीक़ों से फैलती है, इन चीज़ों में एहतियात बरतें, ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखें, अगर किसी को बीमारी है तो वो जल्दी रिपोर्ट कर ले, अपने टेस्ट करवा ले। तो ये लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए और उनको ट्रीट करने के लिए गवर्नमेंट जो है उनके अपने, हमारे पास क्या है, एक इदारा है जिनको हम एनएसीपी या नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का नाम दिया गया है। तो ये काम कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर ताकि एड्स के नए केसेस जो है वो ना आए और जो लोग बीमार हैं उनका इलाज किया जाए। और कुछ हमारे पास ऐसे इदारे भी हैं जो गवर्नमेंटल इदारे नहीं है, जिनको एनजीओज कहा जाता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको बाहर से फंडिंग्स आती हैं। कुछ अमीर लोग होते हैं जो कि मतलब लोगों की भलाई के लिए पैसे जो है वो वक्फ करते हैं, तो वो पैसे उन एनजीओज वालों को वो दे देते हैं, और वो एनजीओज वाले फिर मुल्कों में जाके, कई मुल्कों में जाके फिर उनके क्या करते हैं, इस तरह की बीमारियों को देख के उनके इलाज के लिए फिर अपने पैसे को जो है वो खर्च करते हैं, या जो लोगों के दिए हुए पैसे हैं उनको खर्च करके फिर उन लोगों का इलाज करते हैं। तो एनजीओज भी जो है वो मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ जगहों में जाके प्रोग्राम चला रही है, लोगों में अवेयरनेस ला रही है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है, अपना जो है वो जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू भी लोगों में अवेयरनेस ला रही है ताकि लोग इन बीमारियों से बचें और वक्त पर अपना इलाज कर ले। और क्या चीज़ है कि ये बीमारी फैलने से रोके, ताकि इस बीमारी, अगर इस बीमारी को देखा जाए, एड्स जो है, तो इसका इलाज वैसे मुमकिन नहीं है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, इसके सिम्टम्स को रोका जा सकता है, इसकी ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है थ्रू एक मतलब मेडिकेशन है जिसको मिराविराक कहा जाता है, लेकिन इसका जो कंप्लीट जो है वो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं है आज तक। ठीक है, तो आज का ही हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।